नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, तो हम लोग सोल्यूशन पेपर अब देख लेंगे। ठीक है, आरबीटी में। तो आरबीटी में जो टनल का एक दो लेक्चर नहीं हो पाया है, ठीक है, उसको हम करा देंगे अगर टाइम मिला, और नहीं तो यहाँ सोल्यूशन पेपर में कवर हो जाएगा। ठीक है, वो सोल्यूशन पेपर में कवर हो जाएगा। जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए हैं उनको नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नोट्स उनके टेलीग्राम में सेंड कर दिए गए हैं। ठीक है, पेड वालों के लिए। क्लियर। चलिए, तो जो लोग सभी लोग अब भैया सोल्यूशन पेपर अब देखेंगे सभी सब्जेक्ट को, कहा मैं धीरे धीरे सबको लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सबका सोल्यूशन पेपर एटलीस्ट 3-4 करा के उसके बाद हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एक एक सबको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले हम सोल्यूशन पेपर 2-3 करा लेते हैं, जिससे आपको अनुभव लग जाए, एक अनुभव हो जाए कि कैसे पेपर आया है, एक अंदाजा लग जाएगा पेपर कैसे आता है। तो उस तरह से आप पहले से प्रिपेयर हो सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस तरह से जल्दी जल्दी आपको सोल्यूशन पेपर उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग नहीं सोल्यूशन पेपर प्राप्त हो पा रहा है, बहुत सारे लोग गांव में हैं, कहीं पर हैं, तो वहां पर सोल्यूशन पेपर उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो है 2019 का पेपर करेंगे पहले। ठीक है, 2018, 2017, 2016, पॉसिबल होगा 2015 का भी कर लेंगे। तो 5 साल का पेपर एटलीस्ट कोशिश करेंगे। यदि नहीं भी हो पाता है तो 2-3 तो कर ही लेंगे। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर। चलिए, तो आप प्लेलिस्ट में इन सब का जो सॉल्यूशन पेपर का जो वीडियो है ना, वो प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2019 का पेपर है। और मैं बताऊं पहले, तो ये आर्ट ट्रांसपोर्टेशन के नाम से चलता था। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इसमें हमारे जो है इसमें हाईवे भी आ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे भी आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें आपका ब्रिज भी आ जाता है, और ठीक है, और टनल भी आ जाता है। क्लियर। तो ये चारों इसमें पहले आता था, बट अब क्या किया है कि ये सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो इस बार तो इसको अलग कर दिया। तो हाईवे को अलग कर दिया है, हाईवे आप अलग से पढ़ेंगे, और रेलवे ब्रिज टनल आप क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो आरबीटी जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये पुराना पेपर है 2019 का। तो इसमें हम लोग हाईवे वाला पार्ट नहीं देखेंगे। मैं कौन कौन से क्वेश्चन हाईवे के हैं हम यहाँ पर अनटिक कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, वो आप लोग अगर सोल्यूशन पेपर लिए होंगे, वो क्वेश्चंस आप नहीं ध्यान देंगे जो हाईवे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको किसका क्वेश्चन ध्यान देना है, रेलवे ब्रिज एंड टनल का, इसमें से। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इन सब चीज का ध्यान रखना कि हम लोग को क्या देखना है इसमें, रेलवे ब्रिज एंड टनल, हाईवे नहीं ध्यान देना है। ठीक है, हाईवे नहीं ध्यान देना है। चलिए, तो देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है किन्हीं दो भागों को उत्तर दें। तो मैदानी क्षेत्र में सड़क आ गया, तो भैया ये क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, ये हाईवे का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्लियर। ये वाला भी क्वेश्चन सड़क प्रतिच्छेद की बात कर रहा है, तो ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन पेपर क्या है, पुराना है, और हम लोग जो है नए सिलेबस पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप पेपर दोगे तब तो सोल्यूशन पेपर आएगा। क्लियर है, आप पेपर दोगे तभी तो सोल्यूशन पेपर आएगा ना अब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें शिवियार को परिभाषित करें, तो ये भी आपका हाईवे का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहेंगे सर सब हाईवे का ही है जी। अभी स्टार्टिंग में सब हाईवे का ही आएगा, अभी इसमें जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट ये सब हाईवे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका रेलवे का। ठीक, ये भी हाईवे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका हाईवे का ही क्वेश्चन है। रेलवे का ही क्वेश्चन हम लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपका क्या था, ये भी हाईवे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग यहाँ पर आप देखते हैं आगे। क्लियर, 3 से। चलिए, ये रहा, ये देखिए आपका रेलवे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बाकी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो बनाकर दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखें, 3 का बी कह रहा है, कटान में ब्रॉड गेज रेलवे एकल लाइन का अनुप्रस्थ काट खींचे तथा प्रत्येक भाग का नाम लिखें। तो मैंने इसको बताया भी था आप लोग को कैसे इसको बनाना है, और इसका नाम वगैरह लिखना है, और गेज वगैरह सब शो करना है। तो ब्रॉड गेज जब बात कर रहा है, तो ब्रॉड गेज का साइज जो होगा कितना होगा, 1.676। ठीक है, ब्रॉड गेज का जो साइज होगा कितना होगा भाई,
1.676 होगा। क्लियर। कटान में ब्रॉड गेज रेलवे एकल लाइन का अनुप्रस्थ काट खींचे तो आप काट खींच दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहां से ऐसे सेक्शन खींच देना है और सेक्शन खींचकर इस पे देखिए 1.5 से 1 मतलब 1.5:1 का क्या करना है, स्लोप देना है। ठीक है। अब इसमें 1 क्या है आपका, 1 देखें तो ये हमारा जो है 1:1 होता है ना, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। क्लियर। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल तो एच और वी हो जाएगा। हॉरिजेंटल हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 जाएगा तो एक हमारा वर्टिकल जाएगा, तो हॉरिजेंटल कितना जाएगा, 1.5 जाएगा। ये हमने ड्राइंग में भी बताया है। ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हमारा यहाँ नीचे क्या होगा, गिट्टी डली रहेगी। गिट्टी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्लीपर ये लगा देंगे। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये स्लीपर है। ध्यान से देखते रहे सभी लोग, क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका यहीं से, और आधे कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे सबके, जो कुछ छूटे हुए होंगे। ठीक है। 1.676 ये गलत बना रखा है फिगर, इसके इनर से इनर तक का होता है 1.676। ठीक है, ये गलत फिगर बना है, ध्यान से इसको करेक्ट कर लें। इनर टू इनर होता है। ठीक है। और इसकी जो टोटल स्लीपर की होती है लेंथ, वो होती है 2.745। और टोटल जो हम लोग लेते हैं, जिस पर हमारा यहाँ पर गिट्टी डालते हैं हम लोग ना, उस वह टोटल ले तो 3.35 मीटर होता है। और इसको बनाकर इसका नाम वगैरह ड्रेन वगैरह लिख दीजिएगा। और यहाँ पर कितनी हम लोग कटिंग करते हैं, 5.5 मीटर। ठीक है, परमानेंट लैंड, यहाँ पर ये टोटल लैंड जहां तक यूज होता है। बस इसको फिगर बनाना था। ब्रॉड गेज का बात कर रहा था तो ब्रॉड गेज का ही पूछेगा जब भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। आगे की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे और क्या पूछेगा देखिए, और आपसे पूछेगा कि निम्न को परिभाषित करते हुए उनके कार्य बताएं। ठीक है, उनको उनके जो है कार्य बताएं। तो इनके कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो स्टाक रेल को परिभाषित करें तो मैंने लिखवाया भी है। स्टाक रेल होता क्या है, चेक रेल क्या होता है इसको भी मैंने बताया है, और स्प्लाइस रेल क्या होता है इसको भी बताया है। टर्न आउट की समस्त लंबाई तो हमारे वीडियो में सभी है, नोट्स में भी उपलब्ध है। ठीक है, इसीलिए मैंने हर एक चीज को, एक एक टर्म को मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन से टर्म आएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जितना मैं पढ़ाता हूं एकदम आया हुआ ही क्वेश्चन लगभग लेता हूं, कवर करता हूं। ठीक है, तो सिलेबस में ऑल टोटल कंप्लीट है। ठीक है। स्टाक रेल अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट की बाहरी दोनों रेलें, जो मेन रेल ऐसे जाती हैं जब, ठीक है, और यहां से जब पॉइंट स्टार्ट होता है, क्लियर, यहां से जब हमारा पॉइंट ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक, यहां से ऐसे, तो देखिए जैसे ये स्टार्ट होगा ना, और उसके बाद इधर भी हो सकता है ये वाली लाइनें जब जाती हैं आगे, ठीक, तो जहां से स्टार्ट होगा यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी ना, ये जो बाहरी रेल लगा होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टॉक रेल। क्या बोलेंगे, स्टॉक रेल। जो मेन रेल होता है उसी को बोलते हैं स्टॉक रेल। ठीक है, स्टॉक रेल कोई दूसरा नहीं होता है, स्टॉक रेल आपका यही है। ठीक है, बट अंतर क्या है कि जहां पर पॉइंट की बात आ जाती है, जहां पर पॉइंट या क्रॉसिंग होते हैं, उतनी दूरी पर जो हमारे मेन रेल होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया सभी लोग को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, तो जो मुख्य मार्ग सतत आती है, जो कंटिन्यूअस मेन लाइन है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रेल। पॉइंट क्रॉसिंग यहां पर होगा, ठीक है, जिनसे टंग रेल आकर जुड़ जाती है, तो इससे क्या होगा, टंग रेल आकर जुड़ जाएगी, स्टॉक रेल कहलाता है। ये बहुत अच्छे से फिगर बनाकर कलरिंग फिगर में आपको हमने बताया भी था। चेक रेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्रॉसिंग पर देखिए यहीं से आपका रिवीजन भी हो जा रहा है और सोल्यूशन पेपर भी सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होता रहेगा, एक एक सब्जेक्ट हर जो है सोल्यूशन पेपर ईयर का हम लाते रहेंगे। ठीक है, बाहरी लीड रेलों के भीतर की ओर इनके समानांतर कुछ रिक्त छोड़कर कम लंबाई के रेल टुकड़े लगाए जाते हैं, जिन्हें चेक रेल कहते हैं। देखिए जहां पर हम लोग सपोर्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है, इसके समानांतर एक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्रॉसिंग है, ठीक है, क्रॉसिंग यहां पर हो रही है, मान लीजिए ये हाईवे रोड जा रहा है, इस तरह से हाईवे रोड जा रहा है, अब कोई रेलवे लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है। अब क्या होगा कि जो रेलवे लाइन यहाँ पे दो लाइन देखेंगे आप लोग बिछी रहती है, इनके बीच में भी एक लाइन ऐसे डली रहती है। देखेंगे यहाँ पर एक और रेल डला रहेगा, डला रहता है कि नहीं डला रहता है। ठीक है, तो ये जो बीच में रेल डला रहता है, यही हमारा क्या कहलाता है, चेक रेल कहलाता है। क्या कहलाता है, चेक रेल। चेक रेल क्या करता है भैया, ये सपोर्ट प्रदान करता है। यह क्रॉसिंग पार करते समय पहिए को रेल से उतरने से रोकती है और फ्लेंजों को मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो जहां क्रॉसिंग होंगे ना, वहीं पर इनका उपयोग किया जाता है। तो दो रेल आपको दिखेंगे, जहां पर भी आप गाड़ी वगैरह लेकर जब जाते हैं, क्रॉसिंग पड़ती है, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे रेल पर डला रहता है बीच में दोनों तरफ। ठीक है, ये सपोर्ट करता है ताकि जो व्हील है ना, वो व्हील अंदर की तरफ ना आ जाए। ठीक है,
जो हमारी ट्रेन के पहिए हैं। क्लियर। इस स्प्लाइस रेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्रॉसिंग पर वी आकृति की रेलों में जो रेल अंत तक जाती है उसे पॉइंट रेल कहते हैं तथा दूसरी रेल को स्प्लाइस रेल कहते हैं। क्लियर। वी आकृति का मतलब क्या है कि देखो क्या होता है ना कि हमारा जो है क्रॉसिंग पर क्या होगा कि वहां पर रेल जो लगाया जाता है, ठीक है, वो इस शेप में देखिए, जहां पर ऐसे ऐसे पॉइंट क्रॉसिंग दो रेलें क्रॉस करती हूं तो यहां पर एक ऐसे ऐसे रेल लगाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइस रेल। क्लियर। एक पॉइंट रेल होगा इसमें और एक स्प्लाइस रेल होगा। क्लियर। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। टर्नआउट की समस्त लंबाई की हम लोग अब बात करेंगे आगे। ठीक है, टर्नआउट की लंबाई की बात करेंगे। क्लियर। चलिए, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। टर्नआउट की समस्त लंबाई रेलगाड़ी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने वाले विशेष व्यवस्था को उत्काम या टर्न ओवर कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो समस्त लंबाई होगी ना वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जहां तक वो लेकर जाएगा ताकि वहां से रेलवे आसानी से हमारी जो ट्रेन है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर पहुंच जाए। ठीक है, तो जो जितनी वहां पर लेंथ दी जाती है वही टर्नआउट की समस्त लंबाई कही जाती है। क्लियर, समझ में आया सभी लोग को? तो ये यहां पर ये रेलवे का हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग पुल का क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिज का। किसका क्वेश्चन देखते हैं? ब्रिज का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो रेलवे का क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, रेलवे का क्वेश्चन क्या था? यहीं तक था। अब हम लोग ब्रिज का क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिज का क्वेश्चन। ठीक है, अब ब्रिज पे आ जाते हैं। तो हम लोग हर सोल्यूशन पेपर में इसी तरह से कवर करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि पुल को परिभाषित करें। पुल क्या है, इनको परिभाषित करिए आप। पुल का प्रतीकात्मक खंड बनाएं तथा प्रत्येक भाग को दर्शाएं। तो ये मैं बनवाया भी हूं, बताया भी हूं और परिभाषा भी बताया हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर किया हूं। आप चाहें तो नोट्स खोल के देख सकते हैं, बीके एजुकेशन का नोट्स, वहां पर आपको ये पूरा बना हुआ लिखा हुआ दिखेगा हैंड रिटेन नोट्स में। ठीक है, तो रेल पथ व सड़क मार्ग पर पड़ने वाले नदी नालों, खाई नहर, संचार लाइनों तथा अन्य किसी बाधा को लांघने के लिए इनके ऊपर पाटन व्यवस्था की जाती है, उसे सेतु या पुल कहते हैं या फिर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, चाहे खाई हो, नाले हो, नदी हो या संचार लाइनें, जो कि संचार लाइनें में आप समझ रहे हो जैसे टेलीफोन वगैरह लाइन वगैरह जाती रहती है, तमाम जो लाइनें जाती हैं उनके ऊपर भी जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, अन्य किसी बाधा को लांघने के लिए, मतलब अगर रोड वगैरह क्रॉस करने के लिए अगर आप लोग बना रहे हो तो वहां पर भी क्या बनाते हो? पुल या सेतु बनाते हो। ठीक है, समझ गया सभी लोग? तो नदी नालों पर भी बनाया जा सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है लांघने के लिए, मतलब पार करने के लिए, आर पार करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक पाटन की व्यवस्था कर देते हैं, मतलब ऊपर कुछ भी स्लैब टाइप का बना देंगे जिससे हम लोग आर पार जा सकते हैं। ठीक है, जब यह बाहर 12 मासी होती है तो इसे स्थायी पुल कहते हैं। 12 मासी क्या मतलब है कि 12 महीने, जनवरी फरवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक हमेशा रहेगा, फिर जनवरी आ जाएगा तो इसका मतलब हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। अगर या ऐसा कहीं पर आपको पुल दिखाई देता है तो वो स्थायी पुल है, उसको स्थायी पुल कहते हैं। और जब नदी बाढ़ आने पर, सूख जाने पर, ठीक है, बाढ़ आने पर या सूख जाने पर अथवा अन्य किसी कारण से पाटन संरचना हटा दी जाती है या समेट ली जाती है तब उसे अस्थायी पुल कहते हैं। जितने लोग अगर यहाँ मेला में पुल देखते होंगे, ठीक है, जो पार्टून पुल बनता है वो अस्थायी पुल है। ठीक है, वो क्या होता है कि देखिए जैसी जरूरत पड़ती है उसको बना लिया जाता है, जैसे ही मेला खत्म हो जाता है उसको हटा लिया जाता है। या फिर कहीं पर छोटी नदियां होंगी, आप लोग देखते होंगे बारिश के सीजन में वो पुल हटा दिया जाता है और जब बारिश का सीजन खत्म होता है तो फुल पुल, पार्टून पुल फिर से बांध दिया जाता है, लोगों का आवागमन रहता है। ठीक है, और 1-2 महीने के लिए नोटिस लग जाता है कि 1 महीने 2 महीने तक ये पुल हटा रहेगा, तो अस्थायी पुल वो कहलाता है, पार्टून का जो पुल होता है। क्लियर सभी लोग को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर कह रहा है प्रतीकात्मक खंड बनाएं। ठीक है, जब भी ये फिगर बनाना है भैया, इसको पेंसिल से फिगर बनाओ यदि आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो फिगर किससे बनाएंगे? पेंसिल से बनाएंगे, तभी आपको अच्छे नंबर। देखिए नंबर देने को टीचर के मूड के ऊपर है, ठीक है, लेकिन आप पेंसिल बनाते हैं तो उसका मूड एकदम हरा भरा कर देते हैं आप। जब आपका नोट्स देखता है ना, उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, अच्छा क्या बात है, पूरा सिस्टमेटिक काम किया है बंदा। ठीक है, वो नंबर तुरंत दे देता है। और नहीं तो अगर उसका मूड खराब रहेगा तो फिर नंबर भी काट लेगा।
ठीक है, उसके पास एक बहाने मिल जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो जो ये हमारा कह रहा है संरचनात्मक प्रतीकात्मक एक खंड बनाए और भागों को दर्शाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत यहां पर एक इस तरह से एबटमेंट खींचना है और एक एबटमेंट इधर खींचना है और इसके ऊपर क्या करना है कि ऐसे स्लैब दे देना है। ठीक है, स्लैब दे देना है और स्लैब देकर आपको इस पर रेलिंग लगा देनी है और यहां पर इस तरह से रोड दिखा देना है और इस सब का नाम लिख देना, भैया ये रोड है, ये रेलिंग है, ठीक है, और ये एबटमेंट है, ये एबटमेंट है मतलब अंत्याधार है। ठीक है, और ये नदी, और इनके बीच में हम लोग क्या देते हैं, प्रस्तंभ देते हैं, और ये हम बताए हैं, पूरा पढ़ाए भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा जब भी, तो इसको बनाना है फिगर। ठीक है, और इनके जो पार्ट है ना, इनको भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इनको भी चाहिए तो अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, इनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। तो एक एक पार्ट को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट को क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलो फास्ट एकदम क्लियर। अंत्याधार पुल के दोनों सिरों पर आलंबों के रूप में बनाए गए ठोस पाए अंत्याधार कहलाते हैं। तो दोनों पुल के दोनों सिरों पर ये बनाए जाते हैं, आलंबों के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, एक ये है और एक ये वाला है। ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना पूरा एकदम क्लियर। प्रस्तंभ की हम लोग बात करें तो पुल के मध्य दोनों हमारे जो एबटमेंट होंगे उनके मध्य बनाए जाते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 कई जो है हो सकते हैं हमारे जो है प्रस्तंभ, पायर्स कितने भी हो सकते हैं, बट एबटमेंट हमेशा 2 ही रहेगा। एबटमेंट कभी 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। एबटमेंट अंत्याधार हमारा जो होता है वो हमेशा 2 ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा पुल हो। ठीक है, उनके बीच में जितने आप देखेंगे ना स्तंभ टाइप का, वो प्रस्तंभ होते हैं, पायर्स होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है। तो प्रस्तंभ पुल के मध्य भागों में दिए गए पायों या आलंबों को प्रस्तंभ कहते हैं। इनके अगल बगल से होकर नदी का पानी निकलता है। ठीक है, तो नदी के पानी जस्ट इनके आसपास से होकर ही निकलेगा, क्योंकि ये बीच में ही तो नदी के बनाए जाते हैं, बीच या साइड में, ऐसी इस तरह से जहां जहां जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ पर फर्श या पाटन स्लैब, ठीक है, फर्श या पाटन स्लैब जो इसके ऊपर पुलों पर स्लैब डाले जाते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यह पुल का सबसे ऊपरी भाग समतल होता है, जिस पर यातायात चलता है, जिस पर हम लोग गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से इसके दोनों किनारे के साथ साथ मुड़ेर अथवा रेलिंग लगाई जाती है, तो आप देख लिए हैं। ठीक है, पक्ष भित्ति। अब पक्ष भित्ति क्या है भाई, इसकी बात करें तो ये हमारा जो है मैंने इसको बताया भी था बहुत अच्छे से। ठीक है, विंग वाल, विंग वाल इसको बताया था, खूब बहुत बार बताया है। ठीक है, विंग वाल क्या होता है देख लेते हैं। तो पानी की बाढ़ के समय तथा अन्य कारण से पुल के अंत्याधारों से दूर हटकर पहुंच मार्ग को क्षतिग्रस्त करता हुआ निकले, इसे रोकने के लिए अंत्याधारों के सिरों पर आड़ी दीवार, आड़ी का मतलब क्या है भैया, यहाँ पर आड़ी का मतलब है लंबवत या उसके परपेंडिकुलर अबटमेंट के। ठीक है, उसके अबटमेंट की क्या है, परपेंडिकुलर या लंबवत बनाई जाती है। ठीक है, जिन्हें हम पक्षभित्ति या फिर विंग वाल कहते हैं। क्लियर, विंग वाल भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग पुल पहुंच की बात करेंगे। तो पुल पहुंच जो है, पुल के पाटन तक तल से पहुंचने के लिए इसके सिरों पर जो सड़क अथवा मार्ग विशेष रूप से बनाया जाता है, उसे पहुंच मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यू हमारा देखें तो न्यू सबको पता है कि एबटमेंट अंत्याधारों पर भी न्यू बनेगा, प्रस्तंभों पर न्यू भी बनेगा, पक्ष भित्तियों के लिए उपयुक्त न्यू बनाई जाती है। अच्छा, इसमें हमारा कुछ लोग इसी फिगर में दिखा दूं मैं कि हमारा जो पुल पहुंच होता है वो होता क्या है। देखो, ये हमारा एबटमेंट है, इस एबटमेंट ये रोड है। अब इस रोड को ऐसे मान लीजिए रोड यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अब इधर से यहां तक की जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं पहुंच मार्ग। क्या बोलते हैं, पहुंच मार्ग। ठीक है, मतलब कि जो हमारा जमीन सरफेस होता है वहां से एबटमेंट तक की, ठीक है, वहां से एबटमेंट तक की जो दूरी होती है उसको पहुंच मार्ग बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन पुल से। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पुल से देखते हैं। ठीक है, पुल से भैया क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने हर क्वेश्चन को कराया है बहुत बारीकी से। ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 2019 के पेपर में, आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारे नोट्स में उपलब्ध है। ठीक है, अब अगली बार कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो उन पर डिपेंड करता है, बट हमने जितना कोशिश किया, पूरी कोशिश हमारी यही है कि क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हों। ठीक है, ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, आपका यहीं पर हर एक रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, अब समय निकाल लें थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए, बस ज्यादा नहीं। पुल के, ठीक है, क्वेश्चन देखें तो पुल के स्थल को चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, तो जब पुल का आप स्थल का चुनाव करते हो तो वो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, लिखना है।
क्लियर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अलग अलग पॉइंट है, मैंने इसको लिखाया भी था आप लोगों को यहाँ पर कुल 6 पॉइंट है, हमने शायद 9 या 10 पॉइंट लिखाया था, बताया भी था। ठीक है, चलिए तो एक एक को यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग का रिवीजन है, बाकी तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नदी धारा की दिशा व वेग। तो इस पर क्या है कि हमारी जो नदी की धारा होती है, दिशा किस तरफ बह रही है वो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो पुल स्थल पर नदी का प्रवाह सीधा पुल की तरफ होना चाहिए और नदी के पुल के अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में कुछ दूरी सीधी बहे। देखो यहाँ U बाई एस का मतलब है अप स्ट्रीम, U बाई एस का मतलब है अप स्ट्रीम और D बाई एस का मतलब है डाउन स्ट्रीम। कहेंगे सर ये क्या है, बहुत लोग जानते होंगे, मैंने बताया भी है। ठीक है, अप स्ट्रीम का यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे नदी पानी इधर इस तरफ बह रहा है, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ बह रहा है, तो भैया जिधर से पानी बहता हुआ आए वो अप स्ट्रीम हो गया और जिस तरफ आए वो डाउन स्ट्रीम हो गया। क्लियर भाई, डाउन था नीचे था तभी तो पानी बहकर आया, नहीं तो वही पीछे ही रह जाता। क्लियर। चलिए आगे की हम लोग बात करें तो विक्षुब्ध प्रवाह के कारण नदी का कटान अधिक होता है। तो जहां पर टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है, जहां पर विक्षुब्ध प्रवाह होगा उस कारण की वजह से नदी में कटाव अधिक होता है और पुल संरचना पर अधिक दाब पड़ता है। तो जो हमारा पायर्स वगैरह बीच में है, तो जहां पर विक्षुब्ध प्रवाह होगा उसकी वजह से उसमें कटाव भी अधिक होगा, उस पर प्रभाव भी, दाब वगैरह भी अधिक पड़ेगा। पुल के निकट नदी का जल का वेग सामान्य होना चाहिए। तो जहां पर पुल बना रहे हो, ठीक है, वहां पर क्या है, नदी का जो वेग है ना वो सामान्य होना चाहिए, काफी वहां टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो हम लोग दूर बनाएंगे, तो ये भी एक कारण है, इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरी हम लोग पॉइंट की बात करें तो नदी की न्यूनतम चौड़ाई। तो प्रस्तावित स्थल पर नदी की चौड़ाई न्यूनतम होनी चाहिए, इसमें पुल की लंबाई कम होती है और निर्माण व्यय न्यूनतम आता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा मैं बताया हूं, बहुत बार बता दिया हूं आपको कि हम लोग वहीं पर वहीं पर नदी पे हम लोग, जो नदी होती है वहीं पर पुल बनाएंगे जहां पर नदी की चौड़ाई सबसे कम हो। ठीक है, इसलिए भाई ऐसे नदी मान लो जा रही है, ठीक है, ऐसे नदी जा रही है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ आके चौड़ी हो जाएगी, फिर आगे तो हम जब पुल बनाएंगे ना, मान लीजिए रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा जब ये जाएगा ना, तो ऐसे इस तरह से, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको यहाँ पर मोड़कर यहाँ 90 डिग्री पर ही बनाए। ठीक है, पुल, इससे क्या होगा, जितनी देखो जितनी नदी की चौड़ाई कम होगी उतना ही पुल की लंबाई कम होगी, और जब पुल की लंबाई कम होगी तो उतना कास्ट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, व्यय कम आएगा, तो आराम से पुल हमारा बन जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करें समकोण पारक। तो हमेशा क्या है, रेल मार्ग हो चाहे सड़क, जहां तक संभव हो वहां पर हम लोग जो है समकोण पार कराएंगे, या नदी नाले हो तब पर भी वहां पर हम लोग समकोण पार का मतलब यह क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है कि ये इस तरह से जो है सड़क जा रहा है, अब इस पे रेलवे लाइन डालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमेशा क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह मुड़कर एकदम समकोण पार करती है, इसलिए ताकि यहाँ पर हम लोग जो रेल वगैरह लगाएं वो भी सही से इस पे लगाया जा सके और कम से कम खर्चे आए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको पुल बनाना हो, जहां पर रेलवे लाइन जा रही है इस पर अगर यदि आपको पुल बनाना हो, तब पर भी आप इजिली पुल बना सकते हैं, कम से कम दूरी में पुल बन जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें संगम से दूर। तो जहां पर संगम होंगे, चौराहे होंगे, उनसे दूर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पुल को, पुल स्थल नदियों के संगम के निकट नहीं होने चाहिए, जैसे कि प्रयागराज में आप लोग देख रहे हैं, अभी हम सीधा साधा ये एग्जांपल भी बताए थे जब पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अधिक कटाव होने पर पुल की नींव क्षतिग्रस्त हो सकती है। आप लोग ध्यान दीजिए, जितने लोग अगर यहाँ इलाहाबाद आए होंगे, देखे होंगे, तो जो बनारस वाला रूट आता है, जो जिसको शास्त्री ब्रिज लोग कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक मैप जैसा बनाकर आप लोग दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए यहां पर क्या है ना कि इस तरह से हमारी जो है देखेंगे तो इधर से क्या होता है, यमुना नदी आती रहती है, इस तरह से आगे बहती रहती है, और इधर से ऐसे 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 देखेंगे आप, तो ऐसे बहती हुई आती है क्या, इधर से यमुना नदी आती है, इधर से यमुना नदी आती है, और इधर से क्या है, गंगा नदी आती है। ठीक है, गंगा नदी आती है ना, और इधर पे फिर यहाँ पे गंगा नदी बन के आगे बहती चली जाती है, बनारस चली जाती है ये। ठीक है, बनारस चली जाती है। अब यहीं पर पूरा इलाहाबाद ऐसे बसा हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद बसा हुआ है। अब यहां से बनारस वाला क्या है, रोड ऐसे आता रहता है, आप लोग देखिए। तो यहां पर क्या है, हमारा ये जंक्शन है, संगम है। अब देखिए ऐसे सीधा साधा एग्जाम्पल आपके यहाँ पर ही दिख रहा है, तो ये संगम है और यहीं पर लोग नहाते, मेला वगैरह लगता है। तो भैया जहां पे नदियों का संगम होगा, यदि इनके पास में यहाँ पर आप पुल बनाते हो तो काफी पुल की लंबाई रखनी पड़ेगी।
ठीक है। और इन यहाँ पर देखिए जो पुल बना है शास्त्री ब्रिज वाला, वो यहाँ पर बना है, तो क्या यहाँ पर लंबाई ज्यादा है? नहीं, यहाँ पे लंबाई क्या है? बहुत कम है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इससे क्या है कि जब लंबाई कम है तो मतलब यहाँ पर चौड़ाई हमारी नदी की कम होगी, जाहिर सी बात है पुल की लंबाई भी कम है तो पैसा भी कम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो यहाँ पर भी बना सकते थे। क्लियर? इन सब चीज को ध्यान। और जो देखिए जो नैनी वाला ब्रिज है वो भी यहाँ पर काफी दूर बना हुआ है इस तरह से, यहाँ क्यों नहीं बना देते? भैया यहाँ बनाएंगे तो ज्यादा लंबाई देना पड़ेगी, यहाँ पे कम लंबाई में काम हो गया। ठीक है, जो नैनी ब्रिज बना है। क्लियर? समझ में आ गया सभी लोग को? चलिए आगे की बात करते हैं। तो मृदा की धारण क्षमता, ठीक है, मृदा की भार धारण क्षमता, तो नदी तल के नीचे और मृदा की धारण क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि पुल के लिए नीचे अधिक गहरा न जाना पड़े। तो जो पुल हम बना रहे हैं ना, जो नदी तल के नीचे जो हमारी मिट्टी है ना, वो क्या होना चाहिए? पर्याप्त रहनी चाहिए, उसकी धारण क्षमता भी क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि हम लोग नदियों में जो ब्रिज बना रहे हैं उसके नीचे मिट्टी अच्छी है ही नहीं, और हमारा जो पिलर या पार सॉरी एबैटमेंट या पार्स बना रहे हैं वो टिकेगा नहीं। ठीक है, इनका भी ध्यान देना है कि जहां पर वहीं पर हम स्थल का चुनाव करें जहां पर बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, लागत की हम लोग बात करें तो पुल की निर्माण लागत न्यूनतम होनी चाहिए जितनी हो सके, और पुल की पहुंच मार्ग के लिए भूमि मिट्टी विवाद रहित होनी चाहिए और सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इतना भी सस्ता लो, जहां पर जरूरत होता है उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया सभी लोग को? चलिए, तो ये था हमारा ब्रिज का क्वेश्चन। ब्रिज का क्वेश्चन हमने इसको देख लिया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर राकर तथा रोलर धारक की कार्य प्रणाली को साफ चित्रों द्वारा स्पष्ट करें। तो क्या मैंने इसको पढ़ाया नहीं है? पढ़ाया है, फिगर भी बनाया है। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए। अब इसमें मैंने बताया था कि राकर तथा रोलर धारक वाला, तो ये हमारा क्या है कि जो है बियरिंग वाला। ठीक है, ब्रिज बियरिंग, ब्रिज बियरिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिज बियरिंग। क्लियर? तो मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो जितने इंपॉर्टेंट है लगभग मैंने कवर कर दिए, लगभग क्या सभी कवर हो चुके हैं। जो छूटे हैं लोग उसके लिए एसएमएस करते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक छोड़ दिया। अरे भैया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता तो पहले ही कवर कर लेते। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करें। राकर तथा रोलर धारण की कार्यप्रणाली क्या है? ठीक है, तो ये हमारा जो है ये वाला फिगर भी हमने बनवाया है आप लोग को, आप लोग देखे भी होंगे अच्छे से, यहाँ पर फिर से देख लेंगे आप लोग। ठीक है, ये वाला फिगर हमारा मेन गर्डर रहता है, यहाँ पर ऊपरी हमारा ये शू लगा होता है, नीचे यहाँ पर राकर पिन लगा होता है, और इस पे रोलर लगा होता है। तो ये कौन सा हमारा बियरिंग है बताइए? ये एक्सपेंशन बियरिंग है। क्या है? एक्सपेंशन बियरिंग है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, एक्सपेंशन बियरिंग है जो कि आगे पीछे क्या होगा? खसकता रहेगा। ठीक है, आगे पीछे क्या होगा? खसकता रहेगा। क्लियर? अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो यह धारक ऊपर वर्णित जो है राकर धारक की भांति होता है, परंतु इसके निचले, अब ये कह रहा है ऊपर वर्णित, तो आप यहीं पर क्वेश्चन में देखिए लिखने का ये तरीका है भैया। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे क्या ऊपर वर्णित है? ये तो बुक का उठा कर लाके छाप दिए। तो यहाँ पे लिखो कि जो है उसकी भांति। ठीक है, जो एक और हमारा राकर वाला है ना, उसकी भांति हमारा ये वर्क होता है इसमें, परंतु इसके निचले सू बॉटम को अनेक बेलनाकार रोलरों पर टिकाया जाता है। तो कई बेलनाकार इसमें रोलर लगे होते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से इन पर क्या किया जाता है? टिकाया जाता है, जो घूम जाने में स्वतंत्र होते हैं। जैसे ही मूव करेगा आगे पीछे, और ये क्या करेगा? आपस में इधर आगे पीछे मूव करेगा। इस व्यवस्था से पुल का गर्डर कोणीय गति के साथ साथ अनुदैर्ध्य दिशा में भी आगे पीछे सरक जाता है, और रोलरों में प्रस्तंभ या अंत्याधारों पर जुड़ी रहती है और लगा दी जाती है। ठीक है, रोलरों को शू के नीचे खिसक जाने से रोकने के लिए इनको एक पिंजरे मतलब केस में जोड़ दिया जाता है और आधार प्लेट के सिरों पर उभार दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है? देखिए नीचे आधार प्लेट लगा होता है, और एक एबैटमेंट बनाकर इस एबैटमेंट आधार प्लेट पे ऊपर हम लोग रख देते हैं, और इन पे क्या है? ये रोलर लगे होते हैं, और रोलर के ऊपर ये शू रहता है, फिर यहाँ पर रॉकर पिन। अब ये कहेंगे सर ये ऐसा दो अरेंजमेंट क्यों? देखो, ये तो ये रोलर की वजह से ये क्या करेगा? आगे पीछे खिसक सकेगा, और दूसरा ये पिन की वजह से ये इधर उधर कोण एंगल मोशन में भी इधर उधर मूव कर सकेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों वर्क करता है एक साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो सामान्यतः 20 मीटर से अधिक वाले पार्ट वाले पुल के मुख्य गर्डर के एक सिरों पर राकर धारक तथा दूसरे सिरे पर राकर रोलर धारक लगाया जाता है। तो भैया ये क्या है ना, 20 मीटर से अधिक के लिए होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। इससे कम रहेगा तो हम लोग दोनों पर क्या करेंगे?
दोनों पर फिक्स कर देंगे, दोनों पर फिक्स कर देंगे। बट यहाँ पर एक का फिक्स और एक फ्री वाला, या मतलब जो एक्सपेंशन वाला है, ठीक है, एक्सपेंशन वाला उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज का आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, और नाव पुल, नाव पुल क्या है इस पर बात करते हैं। तो बहती नदियों को पार करने के लिए नौका पुल पुराने समय से प्रचलित है और विशेष तौर पर सेनाओं में प्रचलन है में नौकाएं अधिकतर लकड़ी की होती हैं, परंतु प्लास्टिक और इस्पात की नौकाएं हल्की और टिकाऊ होने के कारण सेना में अधिक। अब ये देखो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में है नहीं, बट ये पूछ दिया। तो ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन देंगे ना, आपको चकरा देंगे, एकदम घुमा देंगे। अब ये नाव पुल का मतलब ये नहीं है पुल बनता है ना, जो नाव आप होता है ना, बैठते हो खूब मजे करते हो, वही वाला नाव। ठीक है, जो लोग नाव ऐसे रहता है इसमें बैठते हैं और घूमते हैं, ठीक है, वही वाला नाव। तो नौका पुल में पुल की अधिसंरचना नौकाओं पर टिकी रहती है। देखो कह रहा है जो पुल की अधिसंरचना नौकाओं पर टिकी रहती है, जो नाव बने होते हैं। अब यह एक नौका दूसरी नौका से जोड़ने के लिए इनके किनारों पर लकड़ी अथवा इस्पात के धरन टिकाए जाते हैं, और यह धरन कैंची प्रकार के भी हो सकते हैं। इन धरनों को गनवेल कहते हैं, और गनवेल को स्थिर करने के लिए नौकाओं के किनारे पर गनवेल गुटके ठोक कर उन पर उपरोक्त धरन टिका दिए जाते हैं। यह गुटके एक प्रकार से धारक प्लेट का कार्य करते हैं, और नौकाओं के ऊपर भी इस प्रकार धरन लगाए जाते हैं, और धरनों को पार्श्व स्थिरता प्रदान करने के लिए इनके मध्य क्रॉस धारण लगाए जाते हैं। हमको तो नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मुख्य धरनों के ऊपर पटरे और ठोकर फूल का फर्श तैयार करते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन हमको तो नहीं लगता आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, उस समय ट्रांसपोर्टेशन था, अब आरबीटी है तो अच्छे क्वेश्चंस आपको देगा, झंडू मंडू क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये सब हलवे क्वेश्चंस हैं, हलवे क्वेश्चंस को ना करें। ठीक है, चलिए अब ये देखिए सुरंगों का वर्गीकरण, तो मैंने भैया इसको पढ़ाया है। ठीक है, अब आप हाँ शायद इसको हाँ पढ़ाया ही है। ठीक है, अलग अलग मैंने बहुत अच्छे से, लास्ट ही शायद अभी क्लास से आपका वीडियो डला हुआ है, इसमें मैंने इसको कवर किया है, तो आप लोग वहां से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये गोलाकार सुरंग होता है, आयताकार सुरंग होता है, बक्सनुमा, वृत्तखंडाकार, डी सुरंग, अंडाकार सुरंग। तो जो अभी अभी आरबीटी का जो लास्ट हमने लेक्चर डाला है, ठीक है, आई थिंक लास्ट लेक्चर एकदम है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ये पूरा अच्छे से विथ फिगर डाला हुआ है, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिए। ठीक है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तो यहां पर उसको डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंत्याधार की किस्में हमने बताया है कि अंत्याधार किस्म निम्न प्रकार के होते हैं। पक्षभित्र रहित अंत्याधार, जिसमें सीधा अंत्याधार, तो आपसे किस्में पूछ रहा है। ठीक है, कौन कौन किस्में होते हैं, ठीक है, टाइप्स बस। और टी प्रकार का अंत्याधार मैंने इसको लिखवाया है, वक्रित खोखला अंत्याधार और पक्षभित्ति सहित अंत्याधार। एबटमेंट पूछ रहा है, एबटमेंट का किस्में, तो आप लोग इन सब चीज को कवर करिए अच्छे से। ठीक है, सीधा या पक्षभित वाला अंत्याधार, तिरछी पक्षभित वाला अंत्याधार, वक्रित अंत्याधार, प्रतिवर्ती अंत्याधार, इन सबको कवर करिए। ठीक है, आप ये हवाई पत्तन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ये आपका एयरपोर्ट में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। और कंक्रीट सड़कों का रखरखाव ये भी आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैं कट कर रहा हूं उतना आप लोग सोल्यूशन पेपर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस चेंज हुआ है, इसीलिए मैं इसको लेकर आता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग सोल्यूशन पेपर से पता चल सके क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन पेपर देख लेंगे इसके बाद। ठीक है, अब ये एक सोल्यूशन पेपर आपका खत्म हुआ, और जो यहाँ पर आपके रेलवे ब्रिज और टनल की हमने बस चर्चाएं की हैं, बाकी और ये सब जितने इसके अलावा मैंने कट किया है वो आपके सिलेबस में नहीं, आप भी कट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।